Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 9th of Revision Series 2.2. आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के वो टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट रिपीटेड वाले जो टॉपिक होते हैं ना, जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले मैं 8 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसमें हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 पेपर 1 की 8 यूनिट तक मैंने रिवीजन करवा दी है। आज हमारी 9th क्लास है जिसमें हम 9th यूनिट रिवाइज करने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास आपकी और बचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। रिवीजन सीरीज 2.0 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी रिवीजन मिनिमम टाइम में ऑल 10 यूनिट्स की हो जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लस, इसके अलावा हमने व्हाट्सएप और एक ग्रुप भी हमने बना दिया है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमको टाइम टू टाइम अपडेट आपको देते रहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी मैंने आपको करवा रखी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी हमने पेपर 1 की इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो इस सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। यहाँ से भी लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक एमडीजी और एसडीजी, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो एमडीजी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये बनाए गए थे 2000 में और 2015 तक इनको अचीव करने की बात कही गई थी। अब इसके अंदर टोटल कितने गोल्स हैं? इसके अंदर टोटल 8 गोल्स हैं। 8 गोल्स जो है इनके अंदर इनकी बात कही गई है। सो यहाँ पर अब देखा जाए तो ये इनका लक्ष्य था कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने पर केंद्रित था। 2000 में बनाया गया, 2015 तक इनको अचीव करना था। इसके अंदर 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे और इसको किसने बनाया था? संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं, जो उन सभी ने मिलकर के इसको बनाया था। ठीक है। सो ये अब ये जो 8 गोल हैं इनको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला गोल है आपका रिड्यूस पॉवर्टी। सबसे पहला काम किसी भी इंसान का क्या होता है? अपनी गरीबत को खत्म करना। तो पॉवर्टी खत्म करना, गरीबत को खत्म करना। जब गरीबी खत्म होगी, इसका मतलब है कि उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे, तब है ना। जब आपके पास इनकम आएगी तभी तो आप एजुकेशन अपना ले पाओगे ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। याद रखिए, इसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई है। तो एमडीजी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। उसके बाद जब आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, जब आप पढ़ लिख जाओगे, तब आपके अंदर जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी। आप सभी जेंडर को समान अपने नज़रों से देखोगे, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी जब आप एजुकेशन ले लोगे। तो जब जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, जब फीमेल हो मेल हो सब इक्वल हो जाएंगे, मतलब सबको इक्वल की नजर से देखा जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर अब जो है आपके अंदर एजुकेशन भी आ चुकी है, आपके अंदर समझ आ चुकी है जेंडर इक्वालिटी की, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी खत्म हो जाएगा। अब ये यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है हर तरीके के बच्चे की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने की बात यहाँ पर कही गई थी उस टाइम पर। तो ये इसके बाद आपके अंदर जो अब देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैटरनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। तो इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अब यहाँ पर भी हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है, तो हेल्दी रहने की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्या है? जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की बात की जा रही है, जैसे HIV एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया ना, जिसको टीबी बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा मलेरिया भी इसी में है। मलेरिया से उस टाइम पर मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। तो ये फिर हेल्थ की बात की जा रही है, मैटरनल हेल्थ की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको खत्म करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब इसीलिए तो गोल बनाए गए थे ये, इनका नाम ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। मतलब हमें जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। तो याद रखिए, चाहे एमडीजी हो चाहे एसडीजी हो, लास्ट गोल जो होगा वो पार्टनरशिप पे ही होगा। इसका 8वां गोल पार्टनरशिप का है और एसडीजी में 17वां गोल जो होता है वो आपका पार्टनरशिप का होता है। तो लास्ट गोल जो है दोनों का सेम कॉमन गोल है, पार्टनरशिप करना फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द कॉपरेशन। तो ये टोटल 8 गोल है। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा गाइस देखो, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसके अंदर टोटल 17 गोल्स होते हैं। और आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज मॉर्निंग में ही इसकी क्लास ली है। मैंने इन 17 के 17 गोल्स को एक शॉर्ट ट्रिक से समझाया हुआ है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप इन 17 के 17 गोल्स को आप एक ही बार में याद कर सकते हो और आपके नंबर जो है पक्के हो जाएंगे, गारंटीड। लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैंने एक ऐसी स्टोरी सुना दी है, उसके अंदर एक ऐसी स्टोरी बना दी है ताकि आप चीजों को लंबे टाइम तक याद रहें। तो जब तक आप जिएंगे तब तक याद रखेंगे, गारंटी गाइस, भूलेंगे नहीं आप, इस बात की गारंटी। आप चैनल पे विजिट करिए,
यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ये रही वीडियो। मैंने इसको कुछ देर पहले ही बनाया, आज 5-6 घंटे पहले, तो आप इसको देख सकते हो। वैसे इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाकर के भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। देखो मैं बार बार सेम टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है। चाहता तो मैं इस वीडियो में भी कवर कर देता, बट आज मॉर्निंग में ही पढ़ाया है, तो दोबारा से वही चीज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट टाइप का एयर पॉल्यूशन लिमिट। अब देखो गाइस, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एयर पॉल्यूशन की जो लिमिट है एग्जाम में, अभी कुछ सेशन दो, आई थिंक 2 या 3 सेशन पहले एग्जाम में पूछा भी गया था इसके ऊपर क्वेश्चन। तो उसमें कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ग्रीन कलर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, कौन सी लिमिट इंडिकेट करता है। तो जो ग्रीन कलर है वो गुड होता है, और 0 से 50 की जो लिमिट है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो इंडिकेट करता है। फिर 51 से 100 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। 100 से 200 का जो होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, इसको हम बोलेंगे येलो। येलो कलर जो है मॉडरेट लेवल इंडिकेट करता है। फिर 201 से लेकर 300 तक डार्क येलो हो जाएगा, पुअर। फिर उसके बाद 301 से लेकर 400 तक आपका यहाँ पर हो जाएगा रेड, और उसके बाद 400 से लेकर 500 तक हो जाएगा मरून, सेवियर, है ना। तो ये आपकी लिमिट है एयर पोल्यूशन की, जिसको कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले भी बन चुके हैं, दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज नॉइस पोल्यूशन। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बने हैं इससे पहले। तो इसके अंदर ना इंडिया में इन्होंने क्या किया है कि कोड दे रखा है। जैसे कोड ए का मतलब है कि इंडस्ट्री की बात की जा रही है, कोड डी का मतलब है यहाँ पर बात की जा रही है साइलेंस जोन की, कोड बी है कमर्शियल, एंड कोड सी आपका रेजिडेंशियल। अब इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट सेट कर दी गई, वो आपको याद रखना है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपका डे लिमिट है वो हो जाएगी 75 डेसिबल, और नाइट की हो जाएगी 70 डेसिबल। कमर्शियल एरिया में डे की लिमिट है 65 डेसिबल, और नाइट की है 55 डेसिबल। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल की, तो यहाँ पर एरिया में, इस एरिया में 55 है डे टाइम में, और 45 है नाइट टाइम में। फिर हम बात करें साइलेंस जोन की, तो इसकी है 50 है आपकी डे टाइम में, और 40 हो जाएगी आपकी नाइट टाइम में। तो सबसे मिनिमम इसी की होती है साइलेंस जोन की। अब आप इस तरीके से याद कर लीजिए इसको, ये सबसे कम जो है साइलेंस जोन में होगा, जो कि 40 से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ बढ़ता जाएगा 40 से 45, 45 से 55, 55 से सीधा 70, और फिर यहाँ पे 50 से 55, 55 से 65, 75। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सबसे जो कम लिमिट होती है साइलेंस जोन की, फिर रेजिडेंशियल की, फिर कमर्शियल की, फिर तब जाके इंडस्ट्रियल की। इंडस्ट्रियल में ज्यादा खटर पटर होती है, और जब वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का सामान बन रहा होता है, जैसे प्लास्टिक बना रहे हैं, या स्टील का काम चल रहा है ना, या फिर आयरन का काम चल रहा है, तो ज्यादा खटर पटर रहती है, तो इसकी लिमिट सबसे ज्यादा रखी गई है, मतलब थोड़ा सा इसमें छूट दे दी गई है। जबकि रेजिडेंशियल एरिया में 45 से 55 को ही यहाँ पर लिमिट बनाया गया है। तो ये लिमिट जो है आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जनरली डस्टबिन के कलर पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसी को रिवाइज करवा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जो आपका रेड कलर है, जिसको आप मरून कलर भी कह सकते हो, यहाँ पर रेड डस्टबिन जो है, हाँ रेड डस्टबिन है ये। तो इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट आता है, सच एज कैथेटर्स, इंजेक्शन हो गया, सिरिंज हो गया, ट्यूबिंग्स हो गया, एंड बोटल्स। मतलब जो प्लास्टिक के सामान है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ब्लैक डस्टबिन होती है जिसमें थोड़ा सा खतरनाक सामान होता है, जैसे नीडल्स होते हैं, चुभ जाएंगे, आपको चुभ सकते हैं, इस वजह से इसको ब्लैक वाले डस्टबिन में डालने को बोला गया है। इसके बाद इसमें नीडल्स विदाउट सिरिंज, है ना, ब्लेड्स हो गया आपका जो कट सकता है, जिसकी वजह से आपको कट लग सकते हैं, शार्प एंड ऑल मेटल आर्टिफिशियल, तो जिसकी वजह से कट लग सकता है, नुकसान पहुंच सकता है आपको, वो डाला जाएगा आपका ब्लैक वाले डस्टबिन में। तो इस चीज को याद रखना है। फिर येलो डस्टबिन किस चीज के लिए होती है, इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेज हो गया, है ना, गॉजेज, कॉटन, और एनी अदर थिंग्स, है ना। तो जो भी आपका, जैसे आपकी चोट लग गई तो खून आपका पोंछा गया कॉटन से, तो वो अब जो इस तरह की जो रुई जो कॉटन है वो कहाँ डाली जाएगी, येलो डस्टबिन में। तो येलो डस्टबिन इस तरह के काम में आती है। फिर आता है ग्रीन डस्टबिन, जिसमें आपको नाम से पता चला होगा, ग्रीन का मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डाला जाता होगा ना, जैसे ऑफिस का स्टेशनरी हो गया, डिस्पोजेबल पेपर हो गया, कप, टिश्यू पेपर, डोमेस्टिक पर्पज, किचन का जो वेस्ट होता है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ग्रीन के नाम से मतलब क्या है कि उसके अंदर ग्रीन तरीके का जो सामान है छोटा मोटा वो आ जाएगा। फिर जो आता है लास्ट वाला आता है ब्लू डस्टबिन। अब इसके अंदर कौन कौन से सामान आते हैं, ऑल टाइप ऑफ ग्लास बोटल्स एंड आर्टिफिशियल आउट कार्डेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन। तो जो मेडिसिन हो गई, जो एक्सपायर मेडिसिन हो गई, वो आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जो ग्लास बोटल्स हो गए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, आर्टिफिशियल एंड आउट कार्डेड जो मेडिसिन वगैरह होगी जो एक्सपायर हो जाएगी वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये देखो गाइस, इस तरह का टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन चुके हैं आपके, और इस बार भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं गैसेस और कुछ पॉल्यूटेंट बताऊंगा, जिसको कि आपको समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी। गाइस, इससे पहले वीडियो में और आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, सभी कोर्सेज पे आप फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप JRF10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी।
अब ये जो कोर्सेज है एग्जाम टारगेटेड रहते हैं, आपको पता है कि मैं कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, चीजों को इजी बनाने की कोशिश करता हूँ विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो वैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग भी क्रैक कर सकते हो अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें तो। वैसे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। अभी 6 मंथ पे ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहे तो 10% इस पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 6 मंथ वाला कोर्स अगर आप इनरोल करते हैं अभी, तो इससे आपका जून वाला एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। अभी जो पार्टिकुलेट मैटर है, अब ये क्या होता है, कैसे बनता है और हमारे हेल्थ के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। सो एक टिनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, डर्ट के, सूट, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर, हवा में उड़ते हुए डर्ट पार्टिकल्स, मतलब धूल मिट्टी जो हवा में उड़ रही होती है। मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। हवा में धूल, गंदगी, कालिक, धुआं और तरल बूंदों के छोटे कण जो है वो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। अब ये हेल्थ इंपैक्ट क्या डाल सकता है, हेल्थ इंपैक्ट डालता है दैट इट PM कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंचिटिस हो जाएगा, COPD हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवास्कुलर इश्यूज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो बड़े लेवल की बीमारी तक इससे हो सकती है। अब ये सोर्सेज का मतलब है कि किस किस से बनता है, कैसे कैसे ये जो सोर्स है कैसे PM बनता है। सो डीजल व्हीकल हो गया, कोल फायर्ड पावर प्लांट हो गए, आपके कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गए, है ना। तो ये जो है इस तरीके से बनता है। कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र, निर्माण स्थल और औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे बिल्डिंग बन रही, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ेगी, वो हवा में रहेगी, वो आपके PM पार्टिकल्स कहलाते हैं। डीजल व्हीकल हो गए, धुआं निकलेगा उससे, तो इस तरह के जो पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं मोटे मोटे, उनको हम इसके अंदर काउंट करते हैं। ओजोन 3, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले बन चुका है। So ozone 3 it is a gas formed when pollutants react with sunlight। सनलाइट में रिएक्ट करती है पॉल्यूटेंट, तब जाके ये बनता है। याद रखिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, तभी ये फॉर्म होती है। तो इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कॉजिंग कफिंग, खांसी हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, इट कैन वर्सन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो ये जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसके सोर्सेज क्या है, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखिए कि ये खुद कभी नहीं बनता, ये रिएक्शन करके बनता है। रिएक्शन होता है किसका, पॉल्यूटेंट्स के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या वोलेटाइल ऑर्गेनिक यानी कि VOCs हो गए। ये सनलाइट में जब रिएक्ट करते हैं तब जाके ओजोन लेयर बनती है, ओजोन 3 बनती है। अब ओजोन लेयर ये वो वाली ओजोन लेयर नहीं जो आसमान में होती है, वो नहीं है ये, और ये है ग्राउंड वाली, ग्राउंड लेवल वाली, जिसमें जो हमारे सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ में आ गया आपको, है ना। खांसी, गले में जलन हो गया, सीने में दर्द हो गया, अस्थमा, इस तरह की बीमारियां जो है इससे हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो है बीमारी, ये भी बीमारी फैला सकती है। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब ना तो बदबू आएगी ना ही आज तक इसका कोई कलर होता है। इट इज गैस प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब जब फ्यूल हम जला रहे थे वो कंप्लीट तरीके से जल नहीं पाए, जिसकी वजह से इस तरह की गैस बन जाती है। ये भी आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रिड्यूस द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, मतलब आपके ब्लड के अंदर इस तरह की जो एबिलिटी थी, जो हमारे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड, उसकी क्षमता को कम कर देगी, खत्म कर देगी। लीडिंग टू हेडेक, आपको हेडेक, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस मतलब आपको थकावट से फील हो सकती है, नींद आ सकती है, इस तरह का लगेगा आपको। इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, और डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया आपने तो। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस आपने देखे होंगे, जब हम लोग क्या करते हैं, अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी जला करके और खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, तो आपने देखा होगा सुबह तक डेथ हो जाती है। ऐसे कि कई बार न्यूज में भी आपने देखा होगा, इस तरह का जो हो चुका है, पहले भी काफी बार न्यूज आ चुकी है। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है कि जब जो है आपके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जाती, और जो ये जो गैस होती है ये आपके अंदर जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलने नहीं देती, दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से, है ना। तो समझ में आ गया ना कि अधूरा दहन से उत्पन्न एक रंगहीन गंधहीन गैस है, और ये क्या है, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता को कम कर देती है, जिससे सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, और मृत्यु भी हो सकती है। मोटर वाहन से फैलती है, गैस स्टोव से फैलती है, ईंधन जलाने वाले अन्य उपकरणों से फैल सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ईंधन जलाने से फैलेगी। मोटर व्हीकल, गैस स्टोव्स एंड अदर अप्लायंसेस दैट बर्न फ्यूल, तो इन सबसे जो है ये गैस फैलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जलाने से
एक रेड कलर की ब्राउन गैस निकल सकती है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, अस्थमा हो सकता है, इंक्रीज सस्टेबिलिटी टू द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन। तो ये चीज याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है कि एसिड रेन किस गैस की वजह से हो सकता है या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कंट्रीब्यूट करती है एसिड रेन होने में, है ना। तो ये फॉर्म स्मोक भी बनता है इसकी वजह से, जो धुंध धुंध बन जाती है ना, आसमान में देखा होगा धुंध बन जाती है, स्मोक बन जाता है, एसिड रेन का निर्माण में इसका योगदान रहता है। व्हीकल से निकलती है, पावर प्लांट से निकलती है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी से निकलती है ये। तो यहाँ से जो है निकलने वाली गैस है, औद्योगिक सुविधाओं से जो है ये गैस निकल सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी काफी खतरनाक गैस मानी जाती है, कलरलेस गैस विद पंजेंट कलर, पंजेंट ऑर्डर, प्राइमरली फॉर्म फ्रॉम बर्निंग कोल एंड ऑयल। तो ये कोयला और तेल जलाने की वजह से होती है, इसकी बहुत तीखी गंध होती है, अजीब सी गंध होती है, बहुत आपको जलन सी फील होगी, है ना। सो ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रिएट कर सकती है, मतलब आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कॉजिंग कफ हो सकता है, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इट कैन वर्स अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो वही है, जितनी भी ज्यादातर जो गैसें वो आपके सांस लेने की क्षमता को प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। तीखी तीखी गंध इससे फैलती है, मुख्य रूप से कोयला और तेल जलाने से ही फैलती है। और ये आपकी खांसी हो सकती है, घबराहट हो सकता है, आपको घरघराहट हो सकती है, गले में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। अब ये फैलता कैसे है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मतलब आप जब जीवाश्म ईंधन जलाते हो उससे फैलता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी इसी गैस निकलती है। अदर पॉल्यूटेंट में आ जाएगा आपका VOC, दैट इज volatile organic compounds contribute to smoke and can cause eye, nose and throat irritation as well as headache and nausea। तो VOC भी एक इम्पॉर्टेंट एक पॉल्यूटेंट है जो कि आपको याद रखना है। ये स्मोक क्रिएट करता है, मतलब धुंध जम सकती है इससे, और आंखों में, नाक में और आपके गले में हर तरीके से दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में जो है ये जानलेवा हो सकता है, दिमाग में, तंत्रिका में, जो दिमाग होता है बच्चों को, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डाला हुआ है, ये आपके सिलेबस का ही मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पर। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पे आपके सामने अग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल से, जिनको हमें डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 में बना था ये। और क्यों बना था, इसका सबसे बड़ा रीजन था भोपाल गैस ट्रेजेडी। उस टाइम पर आप सभी को पता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी रह चुकी है ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए जिससे हम इस तरह की ट्रेजेडी को रोक सकें। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हिंदी में भी दिया हुआ है, उद्देश्य क्या था इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करना। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अथॉरिटीज के बीच में, जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पावर जो है किसके हाथ में दी गई, ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इंप्रूविंग एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर के इसके अंदर जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। किस तरह का पॉल्यूशन है इसके अंदर कवर है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड हैजर्डस सब्सटेंसेस एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो जितने भी तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि वायु पॉल्यूशन, जल प्रदूषण हो गया आपका, भूमि प्रदूषण, खतरनाक पदार्थ, ध्वनि प्रदूषण, सबसे निपटने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो ये काफी पुराने एक्टों में से एक्ट आता है आपका। NAPCC के ऊपर अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस क्लाइमेट चेंज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दोनों आपको कर लेने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर कुछ 8 मिशंस हैं जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो ये 8 के 8 मिशन आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, ताकि फ्यूचर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला मिशन है आपका सोलर मिशन, इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। 5 गोल ये हो गए, मिशन ये हो गए। फिर उसके बाद ग्रीन इंडिया का मिशन आ जाएगा आपका 6th नंबर पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज इन क्लाइमेट चेंज। तो ये गाइस, इसके अलावा मैं बताऊं हिंदी में तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। सतत विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना इसका एक उद्देश्य है। और 8 मिशन इसके अंदर आते हैं जिसको कि आपको याद कर लेने, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 8 के 8 मिशन आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वीडियो को पॉज करके यहीं पे बैठ के याद कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेस को फेज आउट करना। द मोस्ट कॉमन ओडीएस इंक्लूड, अच्छा इसके अंदर जो ओडीएस सब्सटेंसेस है ना, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ओजोन जो है डिप्लीट होती है, ओजोन में नुकसान होता है ओजोन लेयर में। तो ओडीएस के अंदर जो मेन गैसेज आती हैं वो आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा आती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs एंड हैलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह के जो गैसेज हैं आपको CFC वगैरह की जो गैसेज हैं, ये जो गैसेज हैं आपके AC में यूज होती थी। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, एरोसोल हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट में जो है इनका गैसेज का यूज होता था। तो इनको फेज आउट करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य है। की अचीवमेंट्स क्या है इसकी? मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, ओजोन लेयर रिकवरी अंडर प्रोग्रेस। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स में से एक रहा है, क्योंकि यहाँ से ओजोन जो है लेयर रिकवरी देखी गई इसको बनाने के बाद। अमेंडमेंट हुआ था इसका किगाली में, किगाली जगह का नाम है, किगाली में अमेंडमेंट 2016 में हुआ था। इंक्लूड्स फेजिंग डाउन HFCs, ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो अलग अलग तरह की गैसेज हैं, इन सभी को फेज आउट करना। तो किगाली में जो है इसका अमेंडमेंट हुआ था एक बार 2016 में। नेक्स्ट है आपका, इसमें है आर्थ समिट, जिसको हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। रियो एक जगह का नाम है, 1992 में ये समिट हुई थी। सो ये होता है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक जगह का नाम है। आउटकम क्या है इसका? एजेंडा 21 इसका एक आउटकम है, ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 मेजर ट्रीटीज बनाई गई इसके अंदर, पहली बनी UNFCCC, फिर बनी CBD और तीसरी बनी UNCCD। इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका गोल क्या है, फोकस क्या है इसका फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि क्लाइमेट चेंज ना हो और हम इसके ऊपर ध्यान दें। और नेक्स्ट आपकी CBD ट्रीटी है और इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मेन गोल है, फोकस है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु, उनको बचाया जा सके। UNCCD करके है एक, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको होने से रोका जा सके, मतलब पेड़ों को कटने से रोका जा सके, डेजर्टिफिकेशन से बचा जा सके, मरुस्थलीकरण जो इसको हम हिंदी में कहते हैं, का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है। सो एजेंडा 21 जो है ये किसके अंदर आता है? अर्थ समिट के अंदर आता है, रियो समिट के अंदर ही ये एजेंडा 21 आता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD 1992 में बनाई है। गोल क्या है इसका? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका लीगल स्टेटस क्या है? लीगली बाइंडिंग है। मतलब लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होगा कि जो भी कंट्री इसको एक्सेप्ट करेगी उसको करना ही पड़ेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके चीज़ों को यहाँ पर अपने देश में करना पड़ेगा। लाइक पेड़ पौधों को और जीव जंतु को कटने से बचाना है, मरने से बचाना है। नगोया प्रोटोकॉल हो गया आपका, कार्टेजेना प्रोटोकॉल हो गया, ये दोनों प्रोटोकॉल इससे एसोसिएटेड हैं, CBD से, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल फोकस ऑन बायो सेफ्टी, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जबकि नगोया प्रोटोकॉल का क्या किसी से डील करता है? विद एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। एक बार मैं हिंदी में गो थ्रू करा देता हूँ आप सभी को। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है और कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, ये दोनों ही संबंधित है किससे? CBD से, दैट इज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा प्रदान करता है, इसका मेन रूप से चीज पे सुरक्षा पे ध्यान है इसका, है ना। और जीवित संशोधित जीवों, मतलब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं और चावल को अगर DNA में उसके मॉडिफिकेशन कर दिया, तो आपने देखा होगा कि हाइब्रिड, जो आपने सुना होगा हाइब्रिड तरह की जो चीजें होती हैं, चाहे जानवरों में हो चाहे वो पेड़ पौधे में हो, तो उनको LMO की कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि सुरक्षित संचालन, परिवहन, उपयोग को संबंधित करता है। नवे प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। जो भी रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल यूज होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में बना था गाइस, तो इसकी ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार तो ईयर ही पूछ लिया जाता है, तो ईयर अच्छे से याद कर लेना है। क्योटो प्रोटोकॉल is an international treaty that commits industrialized countries and economies in transition to reduce greenhouse gas emission
तो याद रखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। ये इसको 1987 में अडॉप्ट किया गया, जबकि ये लागू कब हुआ 2005 में। तो पहला कमिटमेंट पीरियड था इसका 2008 से 2012 के बीच में, और दूसरा था इसका 2013 से लेकर 2020 में, जो कि दोहा अमेंडमेंट के थ्रू इसको बनाया गया था, दूसरे वाले फेज को, सेकंड अमेंड जो सेकंड पीरियड है, तो दोहा अमेंडमेंट के अंदर इसको बनाया गया था। क्रिटिसिज्म जो रहा है इसका, आलोचना जो रही है, लैक्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेजर एमिटर्स लाइक यूएसए, बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश इसको मतलब पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाए इस प्रोटोकॉल में। एंड डेवलपिंग नेशन हैड नो बाइंडिंग टारगेट्स, तो जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए भी कोई बाइंडिंग टारगेट्स थे नहीं, तो इस वजह से ये जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। वैसे बता दूं इसके अंदर 6 गैसेज आती हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 6 मेन गैस ग्रीन हाउस गैसेज, इनका नाम है आप लोग याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। तो दीज गैसेज आर कलेक्टिवली नोन एज क्योटो बास्केट, इनको क्योटो बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 गैसेज है जिनके नाम आपको याद कर लेने, बिकॉज एग्जाम में कई बार इन गैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और दोबारा से पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आ गया क्योटो प्रोटोकॉल कब बनाया गया था 1987 में, जबकि इसको लागू कब हुआ, ये 2005 में लागू हुआ था। पहला जो प्रतिबद्धता अवधि है ये 2008 से 12 हुई है, फिर दोहा संशोधन के थ्रू 2013 से 2020 तक का पीरियड इसको एक्सटेंड किया गया। अब अमेरिका जैसे प्रमुख जो देश रहे हैं यहाँ पर इसके में भागीदारी का अभाव पाया गया, मतलब ये लोग अच्छे से इस प्रोटोकॉल को नहीं माने, नहीं फॉलो करे इन लोगों ने, और विकास देशशील भी इसमें बाध्यकारी लक्ष्य नहीं थे, तो विकासशील देशों ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि इस प्रोटोकॉल की वजह से कोई ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं दुनिया को, इस वजह से फिर नया अग्रीमेंट बनाया गया था, पेरिस अग्रीमेंट। अब इसने रिप्लेस कर दिया क्योटो प्रोटोकॉल को, 2015 में इसको बनाया गया, इसने रिप्लेस कर दिया था पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015 effectively replaced the Kyoto Protocol. While the Kyoto Protocol primarily focused on developed nation, the Paris Agreement includes all major greenhouse gas emitters in setting targets for reducing emission. तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, that is Kyoto Protocol primarily focused on developed nation. इसका मेन काम था Kyoto Protocol का कि जो डेवलप्ड नेशन है उस पर फोकस किया जाए कि भाई आप लोग ज्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, आप लोग ग्रीन हाउस गैसेज ना फैलाएं। जो जबकि पेरिस एग्रीमेंट का के अंदर जो नया एग्रीमेंट बनाया गया, इसके अंदर सभी पे ध्यान दिया गया कि जो भी ग्रीन हाउस गैस फैला रहा है, चाहे वो डेवलप हो चाहे वो डेवलपिंग हो, सभी को रिड्यूस करना चाहिए इसका एमिशन। गोल क्या था इसका इसका गोल याद कर लीजिए, बिकॉज गोल के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो गोल ये था कि दैट ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना, 2 डिग्री से नीचे लेकर के आना अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद इन एम्बिशन टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तो कर ही देना है कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें 2 डिग्री तक लेके जाना है, ऐसा इन्होंने इसके अंदर लिखा। फीचर्स क्या थे इसके, वॉलेंट्री नेशनल टारगेट, मतलब हर कंट्री का अपना अपना टारगेट होगा वॉलेंट्री तरीके से, तो वो अपना कंट्री टारगेट सेट करे, उसको अचीव करे एज ए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDCs याद रखिए, NDCs है ना, आर क्लाइमेट एक्शन प्लान दैट कंट्रीज डेवलप एंड सबमिट टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की फुल फॉर्म में याद रखिए। लीगली बाइंडिंग इसके अंदर चीजें रही हैं, कोई टारगेट सेट नहीं किया, बट लीगली बाइंडिंग चीजें हैं, प्रोसीजरल हैं, है ना। तो ये है ग्लोबल स्टॉक टेक, कहाँ गया, ग्लोबल स्टॉक टेक है, GST बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, मतलब हर 5 साल में असेसमेंट होगा कि कौन कितना अचीव कर रहा है। तो पहले जो GST था इसका 2023 में हुआ था COP28 मीटिंग में, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं हम लोग COP को, और इट असेस कलेक्टिवली प्रोग्रेस मेड बाय कंट्रीज इन अचीविंग द अग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। और जो नेक्स्ट GST होनी है 2028 में होगी, और ये GST क्या है, ये हर 5 साल में एक मीटिंग होती है जिसमें असेसमेंट किया जाता है कि कितने कंट्री जो है किस तरीके से इस पेरिस समझौते को मान रहे हैं, प्रभावी रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एमिशन जो है वो कम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये है, इस चीज को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, और इसमें आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, और ये भी रिसेंटली 2015 में बना था, इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। 2015 COP21 में इसको बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना सोलर एनर्जी को ऐसी कंट्री जो कि सन रिच है, जहाँ पर सूरज की धूप ज्यादा रहती है, जो कि कंट्री पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। फंक्शंस क्या है इसके, कार्य क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, कोऑपरेशन करना, रिड्यूसिंग सोलर टेक्नोलॉजी कॉस्ट एंड प्रमोट करना सोलर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल वाटर एंड जो भी रहने सहने मतलब रिहायशी इलाकों में भी, ताकि आप देखा होगा कि गवर्नमेंट भी अब आज के टाइम पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। तो क्यों दे रही है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि लोग इस चीज को यूज कर सकें, और जो पुराने फॉसिल फ्यूल हो उन पे बर्डन कम हो सके, है ना। तो जो ये जो नए ईंधन है, जो अपना सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी को यूज किया जा सके, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है।
तो ये गाइस आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। आप देखो गाइस जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था इस तरीके से तो आप रिवीजन ही करवा सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट कंटेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं, इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कोर्सेज में आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल पढ़ाता हूँ। तो देखो ये गाइस हमारे लास्ट बैच के टॉपर है, 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है हमसे पढ़ करके, तो इस लिस्ट में आपका नाम भी आ सकता है, हो सकता है। तो गाइस देखो अभी आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, अगर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी अभी ऑफर चले तो आप इनरोल कर सकते हैं। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सभी कोर्सेज पे। JRF10 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% रिड्यूस हो जाएगी। अब कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है और इनरोल कैसे करना है मैं समझा देता हूँ आप सभी को। देखो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करते हैं तो इससे आपका जून वाला एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो जून वाला एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए भी हमने एक सुपर फास्ट बैच चलाया था, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट PDF नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से मिनिमम टाइम हो जाएगी। गाइस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस देखो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी स्टडी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।